तो तैयार हो जाइए उस जोशीली पेशकश के लिए जिसको देखकर आपको लगेगा कि भारतीय सैनिक क्यों क्यों दुनिया में सबसे अलग है। जी हाँ, अगर आप इस भारतीय रणबांकुरे की कुछ समय के पहले की तस्वीरें देखेंगे और आज की तस्वीरें देखेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। लेकिन कीर्ति चक्र विजेता चेतन कुमार चीता इन जख्मों को अपने आभूषण मानते हैं। जी हाँ, सिटी हलचल का ये विशेष कार्यक्रम, और इस विशेष कार्यक्रम में कीर्ति चक्र विजेता चेतन कुमार चीता अपने जख्मों के साथ, अपने आभूषण के साथ आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने। और मुझे भी गौरव मिला उनके बराबर में बैठने का। कीर्ति चक्र विजेता चेतन कुमार चीता, जो अभी भी सीआरपीएफ में कमांडेंट है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में परमवीर वंदनम कार्यक्रम में वो शिरकत करने आए थे और मैं खुद वहीं पर बैठा था। जब उन्हीं के सामने उन्हीं पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई तो उनके बेटे के रोए खड़े हो रहे थे और पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रहा था, भारत माता के जयकारे के साथ गूंज रहा था। और जब कमांडेंट चेतन कुमार चीता अपने संबोधन के लिए स्टेज पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे तो विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथियों के बीच सभी ने उनका खड़े होकर अभिनंदन किया, अभिवादन किया। मैंने सोचा क्यों, लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो करीब करीब 45 सेकंड से 1 मिनट तक तो मैं उनको आपलक निहारता ही रहा, क्योंकि एक तरफ उनकी राष्ट्रपति भवन की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और दूसरी तरफ वो प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने, हमारे सामने खुद थे। एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें 9 गोलियां लगी थी। जी हाँ, सभी विशिष्ट अतिथि अपने अपने एनकाउंटर्स के बारे में, अपने अपनी मुठभेड़ों के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने पूरे माहौल को देशभक्ति पूर्ण बनाते हुए बहुत ही जिंदा दिली के साथ अपना वो किस्सा बताया जिसमें वो 7 दिन के लिए नक्सलियों के खिलाफ गए थे और बताया कि कैसे, बड़े फिराक दिल से उन्होंने बताया कि कैसे वो लोग अरेंज करते हैं उस प्रोजेक्ट के दौरान खाना और रहना। 7 दिन तक एक ही यूनिफॉर्म में उन्हें चलना पड़ता है और जब उन्हें 9 गोलियां लगी तो दुश्मन से लोहा उन्होंने जब लिया और उसके बाद 45 दिन तक वो जिंदगी और मौत की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद विजेता बनकर उभरे और दोबारा से देश सेवा के लिए जुट गए। जिंदा दिल, शेर दिल चेतन कुमार चीता ने अपने जख्मों को मेडल बताते हुए कहा कि अभी देश की और सेवा करनी है। उन्होंने आकर सबसे पहले कहा जय हिंद और पूरा ऑडिटोरियम जय हिंद के नारे से गूंज उठा। उनके बेटे दुष्यंत ने पिता की बहादुरी से प्रेरणा लेते हुए सिटी हलचल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनको भी पिता की तरह डिफेंस में ही जाना है और अपने पिता की तरह देश की सेवा करनी है। चेतन कुमार चीता ने पूरे संबोधन में युवा पीढ़ी में जोश भरते हुए आह्वान किया कि मिलिट्री एजुकेशन तो सबको इनिशियल स्टेज पर लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और तभी सैनिकों की शहादत और देश के प्रति समर्पण की भावना, उसके प्रति लोग जागरूक होंगे। देखिए, सिटी हलचल के साथ, हमारे साथ देशभक्ति से भरी चेतन कुमार चीता की ये बातचीत सिटी हलचल की टीम के साथ। आज का दिन विशेष है। आज बात करेंगे परम वंदनीय चेतन कुमार चीता से। अभी आपने उनके पूरे शॉट्स देखे हैं, उनकी कहानी देखी है, प्रेरणा से भरी हुई है। और जब एक व्यक्ति की सफलता की कहानी कही जाती है और सुनी जाती है तो उसमें परिवार का योगदान अप्रतिम होता है। हमारे साथ चेतन कुमार चीता जी के बेटे हैं और वो इस टाइम जब कहानी सुन रहे थे और पिता के लिए अभिवादन हो रहा था तो मैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। चेतन कुमार चीता जी से बात करने से पहले बात करते हैं दुष्यंत से। दुष्यंत, पापा ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है, सोच सोच के इंस्पिरेशन मिलता रहता है। हाँ ज़रूर, जब पापा ने वो ऑपरेशन जब पूरा कंडक्ट हुआ था, डेफिनेटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, उस टाइम से ही आई हैव बीन लुकिंग एट माय फादर, लुकिंग अप टू माय फादर, एंड ड्यू टू हिम
मेरा अभी मेरे को भी डिफेंस ज्वाइन करना है, सो पापा के जो उनके ऑपरेशंस एंड ऑल दीज थिंग वो है ना डिसेंटिसाइज हो जाते हैं हम इन चीज़ों से, तो आई एम नॉट दैट स्केर्ड ऑफ लूजिंग माई लाइफ और डूइंग एनीथिंग। मैं ऐसे बोल रहा हूँ अभी, मैंने कभी फेस नहीं करी इस चीज़ को, बट डेफिनेटली द थॉट ऑफ इट, पापा के ऑपरेशन एंड उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं इन चीज़ों से इतना इफेक्ट नहीं होता हूँ, तो दैट कैन बी एडवांटेज इन माई पर्सनैलिटी। मैं देख रहा हूँ पापा के गार्जियन बनकर चल रहे हैं आप, सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी में चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। वो आपको किस तरीके से ग्रूम करेंगे? अब जैसे सिंस यूनिफॉर्म सर्विसेज में फादर एंड माई सेल्फ आई एम ऑल्सो इन एनसीसी, तो पहली बात तो यूनिफॉर्म की कैसे आपको यूनिफॉर्म हैंडल करनी है, कैसे कि बैरे कैसे पहनते हैं, बेल्ट कैसे लगाते हैं, शूज़ कैसे पहनते हैं, ऑल दीज थिंग्स आई हैव लर्नड। तो और डेफिनेटली चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, क्विकली एनालिसिस करना, ये सब मैंने हमेशा से देखी है, तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे पर्सनैलिटी में भी आई होंगी। पापा को कैसे देखभाल कर रहे हो पापा की? मैं देख रहा था आपको, मैं वहीं से आ रहा था पैदल, कैसे आप पापा को संभाल संभाल के ला रहे थे? तो अब जैसे पापा का, अब जैसे हैंड्स में सिंस ही हैज बीन शॉट इन हिज हैंड्स, तो कुछ इश्यूज आ जाते हैं ऐसे सामान पकड़ने में, या फिर कि बैरे पकड़नी, बैरे लगानी है, तो वो सब में मैं हेल्प करता हूँ कि बैरे लगाते हैं, फिर सामान अगर उठाना है तो मैं उठाऊँगा, या फिर कुछ भी कहीं पे कॉल वॉल करने हैं तो फिर मेरे को बोल देते हैं वहाँ पर कि तुम करो, वहाँ पे बता दो एक बार। कभी कभी पापा यूं भी कहते हैं, अबे यार रहने दे, मैं कर दूंगा, तू मुझे क्या मान रहा है, मैं दुश्मनों से लड़के आया हूं?" बहुत बार होता है मेरे को उल्टा सुना देते हैं तो ये बहुत बार होता है। जी हाँ, नई पीढ़ी से भी बात करिए। अब बात करेंगे चेतन कुमार चीता से, और मैं आपको एक बात एश्योर कर दूं कि जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे तो आपका मन करेगा बॉर्डर पे जाया जाए। आइए चलते हैं बात करने के लिए। वैसे तो मैं बहुत इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिन इंटरव्यू को करने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, और जब वो इंतज़ार ख़त्म होता है तो हमें मिलते हैं वो जांबाज जिन्होंने भारत माँ की सेवा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया है, और अभी भी दिल में एक खलिश है कि अभी भी कुछ मौका मिल जाए तो मैं कुछ और बड़ा कर जाऊं। जी हाँ, आप मुझे खड़ा देख रहे हैं, मेरे बराबर में बैठे हैं, मुझे बैठने का सौभाग्य मिलेगा उनके बराबर में, जिनका नाम चेतन है। सिर्फ शब्दों में चेतन नहीं है, अपने कर्म में चेतन है और अपने व्यवहार में भी चेतन है, और भारतीय सेना के लिए, सीआरपीएफ के लिए, फोर्सेस के लिए वो किसी चीते से कम नहीं है। इसलिए माता पिता ने भी शायद बहुत सोच समझकर, और प्रकृति ने भी शायद बहुत सोच समझकर नवाजा है इस नाम से, चेतन कुमार चीता। सर, हाईली प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, आपके साथ बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे मेरठ के युवाओं से? सबसे पहले आखिरी का सवाल, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ आज के युवाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, कि आज जिस प्रकार का माहौल हमारे देश में चल रहा है, जिस प्रकार की अलगाववादी शक्तियाँ हमारे देश में काम करी है अलग अलग जगह, तो मैं ये चाहता हूँ अपने युवाओं को कि जिस प्रकार की उनको शिक्षा मिली हुई है वो अपने दिमाग से सोचें, किसी के बहकावे में ना आए, अपने खुद का आत्ममंथन करें और सोचें देश के लिए क्या बेहतर है, और भविष्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक्शन करें, वो देश के लिए होना चाहिए, देश के विपरीत नहीं होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करें वो समाज के अंदर, भले वो फोर्सेस में जाए या कोई देश सेवा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाए या किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए, वहाँ अपना ईमानदारी से कार्य करें। ये मैं अपने देश के युवाओं को बोलना चाहता हूँ। सर, आपका पूरा घर हिंदुस्तान है, भारत है, लेकिन भारत के किस राज्य को सौभाग्य मिला है चेतन कुमार चीता के निवास स्थान का? मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मेरे फादर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर अधिकारी थे, और उनके साथ पहले हम अलग अलग जगह घूमे, बाद में फिर वहीं रह के हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और वहाँ से फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में था, सीआरपीएफ को मैंने ज्वाइन किया एज अ ऑफिसर 1998 के अंदर।
सर ये जो फोर्स को ज्वाइन करने का जो डिसीजन था वो ऑप्शनल था या बाय चॉइस था? बाय चॉइस था, डेस्परेटली था। और मेरे शुरू से मेरी मंशा थी कि मैं आर्म फोर्सेस के अंदर जाऊं, मैं आर्मी को ज्वाइन करूं। और आर्मी को तो नहीं मिला, मेरे को सीआरपीएफ के अंदर पहला मौका मिला, तो मैंने उसको ज्वाइन किया एज ऑफिसर। यस, और मेरा शुरू से मेरा ये था कि मैं फोर्सेस में रहते हुए अपनी देश सेवा करूं। हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मिलिट्री एक अलग प्लेटफॉर्म है और ये जो फोर्सेस हैं ये अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो कहीं से किसी तरीके से कम नहीं है, हाईली अडोरेबल और इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। तो आपकी एजुकेशन का इस पूरे के पूरे ग्रूमिंग में कितना बड़ा हाथ है? तो एजुकेशन तो वही एजुकेशन होती है जो आपको मिली है और मेरे को मिली है, उसी को एक्शन के अंदर वही ली है। लेकिन ये जज्बा ज़रूर था देश प्रेम का, ये मैं ज़रूर कहता हूँ अपने आप में, ये अलग था कि मेरे को देश सेवा करनी है। मैं सीआरपीएफ, मैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैंने ज्वाइन किया था, एक नौकरी के लिए नहीं किया था, क्योंकि मेरी वो चाहत थी, मेरा वो जुनून था कि मैं यहाँ ऐसे रहते हुए देश सेवा करूँ। और उसके बाद में जिस प्रकार की मेरे को ट्रेनिंग मिली है सीआरपीएफ के अंदर, जो बेसिक ट्रेनिंग मैंने करी थी, जिस प्रकार से ट्रेनिंग करी थी, उस तरीके से मेरे को उन्होंने सही प्रकार से तराशा और उसी काम को मैंने अपने फील्ड के अंदर एग्जीक्यूट किया, और जिसके अंदर मेरे को अलग अलग समय के अंदर मेरे को सफलताएं मिली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मिलिट्री एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? दैट यस, मैं ये बोलता हूँ कि एक वो शिक्षा होती है जो आप घर में रहते हुए अपने समाज से, अपने घर वालों से लेते हैं, जो आपकी दिनचर्या होती है, कैसे बात करना है, कैसे सोचना है, कैसा उठना बैठना है, सब कुछ है। और एक उसके बाद में जब आदमी जब मिलिट्री ट्रेनिंग करता है एक अनुशासन में रहते हुए, तो उसके बाद में उसके शरीर का, उसका पूरा मानसिक रूप से उसकी सोच ही बदल देता है। वो सोचता है बहुत डिसिप्लिन मैनर के अंदर, वो चीज़ों के प्रति जो देश प्रेम है उसमें अपने समाज के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और उस प्रकार से जिस प्रकार से उसको अपनी सेवा करनी है, अपने देनी है देश के लिए, उसको देता है। मेरे हिसाब से यदि कोई एक फौजी आप मार्केट में देखते हो, एक आप आदमी सिविल कपड़े पहन के कई सारे आदमी जा रहे हैं, आप उसके अंदर किसी बंदे की चाल से आप पहचान लेते हो ये बंदा पक्का फौजी होगा। उसकी शक्ल देख के नहीं, उसकी चाल देख के समझ जाते हैं, बिकॉज वो उसकी ट्रेनिंग है, उसका डिसिप्लिन है, वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं फोर्स के अंदर, स्पेशली आर्मी के अंदर बोलते हैं ना, जो भी ऑफिसर वहाँ जाता है उसके लिए उसको ऑफिसर को नाम दिया जाता है जेंटलमैन ऑफिसर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ जेंटलमैन, He should be a gentleman. he should be a gentleman, then he is an officer. Yes. सर, इतने सारे इंसिडेंट और हर इंसिडेंट का एक ग्लोरियस इतिहास बहुत बड़ा कि हर कोई जो पढ़े उसको अंदर से प्रेरणा है। अब ये जो इतिहास है हमारे सिलेबस से, हमारे कंटेंट से दूर हो गया है, अब हम बड़े लिमिटेड हो गए हैं। कहीं ये बात, जैसे हम पढ़ के आते थे अब्दुल हमीद की कहानी कि किस तरीके से पेटेंट टैंक अमेरिका के, आप सब लोगों की ये कहानियां हमारे सिलेबस में नहीं आती। कहीं दुख होता है आपको इस बात का? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी कहानी जो है, सर, यदि आपके पास वक्त हो तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। बिल्कुल सर, इसीलिए बैठे हैं आपके पास। क्या जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था उसके बाद में, उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि न्यूज़ वहाँ पे कोई टीवी तो लगा हुआ नहीं था, और कोई भी बाहर का पत्रकार वगैरह कोई हमारे पास आ नहीं सकता था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कहानी समाज के अंदर, देश के अंदर किस प्रकार से चल रही है, और मेरे को किस प्रकार से रिकॉग्निशन मिल रही है। वो चीज़ का मेरे को एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, जब मैं घर पे गया। जब लोगों ने रोड पे चलता था, लोग मुझे पहचानते थे, लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, मेरे ऑटोग्राफ लेने देते थे, मेरे साथ पिक्चर फोटोग्राफ खिंचवाने की कोशिश करते थे। जिस प्रकार का प्रेम उन्होंने दिया, उसके बाद में लगा कि यस, शायद मैंने कुछ बड़ा काम किया है जिसका रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है। या आई डिड डेफिनेटली, यस आई डिड डेफिनेटली। वो मेरा कार्य था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार का जॉब मेरा है उसका एक ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि यदि आपने जॉब के अंदर, आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। कोई फौजी फील्ड के अंदर जाके अपना जब कार्य करता है, कोई आदमी मरने नहीं जाता वहाँ पे। वो वहाँ पे
आपके दुश्मनों को नस्ते नाबूद करना चाहता है, यदि उस प्रोसेस के अंदर यदि उसकी जान भी चली जाए या उसका घायल भी हो जाए, वो एक जॉब का पार्ट है। वही मेरे साथ हुआ। और जब मेरे को चोट लगी, मैं गिरा, फिर वापस मैं उठ के खड़ा हुआ, फिर मैं वापस काम कर रहा हूँ अपना। कितनी बुलेट हिट करी थी उस टाइम? 9 जी, वो मैं आज वो एक नृत्य नाटिका देख रहे थे। 9 तो मेरे शरीर में लगी थी, उसके अलावा 15 गोलियां और थी जो मेरे बुलेट प्रूफ पे और हेलमेट पे लगी थी। बुलेट प्रूफ के बाद ही अंजाम था साहब। बुलेट प्रूफ के कारण ही मैं बचा हूं, नहीं तो मेरे वाइटल ऑर्गन थे, हार्ट थे, लंग्स थे, लीवर थे, और मैंने हेलमेट लगाया हुआ था तो मेरे को मेरा सर बचा था। एक गोली यहाँ पे भी लगी थी हेलमेट पे, तो वो गोली अंदर पेनिट्रेट हेलमेट के कारण नहीं कर पाई, नहीं तो शायद मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता आज। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है सर? ओके ओके सर, अभी आपने अपना एक इंसिडेंट बताया, पति पत्नी की नोक झोंक। उस नोक झोंक में जब वो आपको देखती हैं तो क्या कहकर आपके हौसले की हौसला अफजाई करती हैं? क्योंकि आपने तो हमें ये बताया कि वो हमको रोकती थी, तुम ही हो बंदर की तरह उछल कूद करने वाले, लेकिन हौसला अफजाई कैसे करती हैं? क्योंकि घर की शक्ति के बिना आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। आदमी की जो कई सारे उसके पहलू होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, और उसका परिवार उसका जो होता है वो उसकी बैकबोन होता है। मेरी वाइफ एक रॉक सॉलिड की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, मेरा परिवार मेरे पीछे खड़ा था। और आपने, मेरी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फोर्सेस के आने के लिए सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी वाइफ थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है और वो, उनके फादर भी आर्मी में थे, तो हम एक रिश्ता कायम बनाना चाहते थे, तो उसके लिए मेरे को फोर्सेस में गया। फिर हमने, वो जो कुछ हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद में जो अलग अलग वक्त के अंदर जहाँ जहाँ मैं डिप्लॉय हुआ, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मेरा परिवार मेरे साथ था, रॉक सॉलिड मेरे पीछे खड़ा था, इमोशनली सपोर्ट था। मैं ये जानता था कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मेरी वाइफ इतनी मजबूती के साथ खड़ी है, मेरे परिवार को ध्यान रख लेगी। वो था मेरे में। कितने ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था सर आपने? अरे अब तो गिनती नहीं है। गिनती नहीं, आप यूँ बोल सकते हो, यूँ पूछ सकते हो कि सर कितने सारे ऑपरेशंस हैं, जिसके कई सारे ऑपरेशंस हैं मेरा पास डिप्लॉयमेंट में। मैं असम में उल्फा और एनडीएबी के अगेंस्ट मैंने ऑपरेशंस किए खूब सारे, वहाँ काफ़ी सारी मेरे को सक्सेस मिली है। फर्स्ट मेरा इनकाउंटर होता असम के अंदर, मैंने नागालैंड के अंदर सर्व किया है, मैंने त्रिपुरा में सर्व किया है, मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हूँ सीआरपीएफ के अंदर। मैंने कोबरा में रहते हुए कोबरा कमांडो बटालियन में मैंने नक्सल एरिया में सर्व किया है। मैंने JNK में, मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो भी ऑपरेशन एरियाज़ हैं, JNK, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल, तीनों ऑपरेशन एरियाज़ में मैं सर्व कर चुका हूँ। और ऑपरेशंस की कोई गिनती नहीं है होती है। या डेफिनेटली आई गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन एवरी प्लेस, मेनली इन जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल में आ गया है सर। अब नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से हम, और अब हमको देख के ये ना कहना पड़े आप नेपाली हो, चीनी हो, अभी तक वहां के लोगों की शिकायतें रहती हैं हम लोगों से, ये आप समझते हैं ये बात? बिल्कुल समझता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ। वो चीज़ होती है। देखो बात ये है कि समस्याएं किस प्रदेश के अंदर नहीं होती है, समस्या हर प्रदेश के अंदर होती है, भले कोई भी हो, आपका राजस्थान हो, नॉर्थ साउथ हो, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट हो, और हर देश समस्या के अंदर इसका मतलब ही नहीं होता कि हर कहीं के भी युवा अपने बंदूक उठा के अपने सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और बोले कि हमारे को समस्या का समाधान चाहिए। कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा हुआ है, जो भी रीजंस हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, और वो वहाँ पे मिलिटेंसी एक तरह से ख़त्म हो गई है। अभी मेन गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि वहाँ डेवलपमेंट करना और वहाँ को बेरोजगार नहीं, उनको रोजगार देके उनको मुख्य धाराओं में लेके आना। दैट इज़, जब तक वो नहीं होगा, अभी JNK में आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशंस हो रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आने वाली पीढ़ी और जो अभी की भी पीढ़ी है, वो जब काम करेंगे घर के अंदर उस तरीके से होगा, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन चीज़ों से उनका ध्यान हटेगा। जी। अभी नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये चीज़ है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये चीज़ें कम होने लगी है, क्योंकि लोग को काम मिलने लगा है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। सर, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नक्सलवादियों की समस्या और नॉर्थ ईस्ट की समस्या भी कहीं कम चुनौतियों से भरी हुई है। आपको लगता है ऐसा कुछ सर, कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ही जम्मू कश्मीर, जबकि नॉर्थ ईस्ट और नक्सल ये दोनों बराबर की चुनौती देने वाले? चुनौतियाँ नक्सल एरिया में बिल्कुल अलग है। अच्छा सर।
वो जो चुनौती नक्सल एरिया में है, वो मैं आज की डेट में यदि तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करूँ तो आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है वो। और जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में, बिकॉज उसमें पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो उन चीज़ों को मीडिया लेवल के ऊपर वो हाईलाइट करते हैं और उसको आता है। चुनौतियाँ हर चीज़ बड़ी है कि जहाँ भी अलगाववादी शक्तियाँ काम कर रही है, जैसे आप बोलो, एक तो होती है आपके आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में है, एक होता है आपका उग्रवाद, उग्रवाद आपका नॉर्थ ईस्ट में है, एक आपका होता है, तीसरा होता है आपका नक्सलवाद जो आपके रेड कॉरिडोर के स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। तीनों अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं ये फाइट करने के, विद्रोह के, लेकिन वो चुनौतियाँ सारी हैं, कुछ कम हाईलाइट होती है, कुछ ज़्यादा हाईलाइट होती है। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर की जब डेफिनेटली वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, लेकिन आज के डेट में यदि मेरे को एज अ फौजी मैं ये बोल सकता हूँ, कंपेरेटिव स्टडी करूँगा, नक्सल की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रेव है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। और अपनों से लड़ाई है सर, बाहर के तो लोग हैं नहीं, अपनों से लड़ाई है। देखो, लड़ाई तो सब जगह अपनों से ही है सब जगह अपनों से ही है, अलग से दूसरे नहीं है वो। बात ये है कि बस ये है कि गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ जाए, वहाँ डेवलपमेंट करे और सब कुछ रोजगार दे, उनको मुख्य धारा में लेके आए, तब तक है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, नॉर्थ नक्सल एरिया के अंदर आप यदि जाके इंटीरियर्स के अंदर गाँव के अंदर आपको जाओगे, देर आर पीपल, यदि आप बोलोगे कि आप किस देश के वासी हो तो उनको ये भी नहीं मालूम इंडिया क्या है। इंडिया क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन यही था। उनको नहीं मालूम, सर। उनको आके वो इतने सीधे साधे लोग, उनको आप कुछ भी बोलोगे उनको आप पे विश्वास कर लेंगे। उन कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उनके जो 10 किलोमीटर का पेरीमीटर उसके आगे क्या दुनिया है उनको यही नहीं मालूम, नहीं मालूम उनको। सो वो चीज़ें हैं, और वो इसलिए वहाँ पे क्योंकि वहाँ ना तो सड़कें हैं ना कुछ है, जंगल के अंदर एक कोई गांव है, 15-20 लोग रहते हैं वहाँ, इस तरीके से काम करते हैं, वो इस तरीके से है। सर एक सवाल मैं हर फौजी से पूछता हूँ, 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी। वैसे तो हम शांति प्रिय देश हैं, बुद्ध का देश है, लड़ाई ना हो, लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो 1962 के तरह हम चीन का भूगोल बदलने की क्षमता रखते हैं, अपना कैप्चर्ड एरिया वापस लेने की क्षमता रखते हैं। आज की डेट में यदि, बिकॉज मैं बहुत छोटा अफसर हूँ इसके ऊपर कमेंट करने के, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने न्यूज़ चैनल्स वगैरह से और जो मैंने अपने साथी दोस्तों से बातचीत वगैरह करी, उसमें मेरे को ये लगता है यदि हम आज वो कैपेबिलिटी नहीं रखते हों कि अपने जो हारे हुए क्षेत्र हैं उनको वापस ले लें, भले वो हम कैपेबिलिटी नहीं रखते हों, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी आज हम ये रखते हैं कि आज यदि उस 1962 का वार दोबारा होता है तो वो स्थिति वो 62 में हुई थी, आज वो स्थिति नहीं होगी। आज उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको 1 इंच जमीन नहीं ले पाएंगे वो हमसे आज की डेट में। इंडियन फोर्स इज़ वेरी केपेबल, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी इज़ वेरी केपेबल टू मतलब हमारे देश की रक्षा करने के लिए अंदर फुली केपेबल है वो। पीओ, हाँ, पीओके तो हमारा ही है। मुद्दा ये है कब, लेकिन वो कब जो है वो होगा सर, वो पक्का होगा। मुद्दा ये है कि कब, बस ये है कि वो वी आर इन प्रोसेस, बस आज नहीं तो कल, और कल कब आता है, जल्दी आएगा। सर जरा वो जो आपको आभूषण मिले ना युद्ध में, जरा वो दिखाए। तो मैं आपके आंख पे आभूषण देख रहा हूँ, परमानेंट, एक हाथ पे है, एक हाथ पे, जी, और एक मेरे को गोली लगी थी यहाँ पे कोनी में, ये मेरी पूरी एल्बो गई हुई है। एक गोली लगी थी ये सर पे, यहाँ पे, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ठीक है। एक गोली मेरे को लगी थी पेट में यहाँ पे सर, और एक गोली मेरे हिप पे लगी थी, और जो मेरी जो बैकबोन है उसमें तो पेनिट्रेट नहीं किया, लेकिन उसकी साइड में यूँ है, वो आज भी अंदर ही है। एक्सरे करो तो अलग से वो नज़र आती है। मैंने डॉक्टर से बोला था भाई क्या करना है इसका, बोले कि चिता साहब पड़ी रहना तो कोई नुकसान नहीं कर रही है, जब आपको कोई अपना गले में ताबीज़ बना के लटकाने का मूड को रहे तो निकलवा लेना। कितनी टाइम की सर्विस रह गई है सर? अभी 10 साल के आसपास है। 10 साल की सर्विस रह गई है, तो 10 साल तक
चीता को अगर एक और जंगल मिल गया तो चीता और खूंखार हो जाएगा। खूंखार नहीं, चीता ऑलरेडी खूंखार ही है। बस ये है कि मौका पड़ने दो। जी। मेरे को शायद यूँ बोलो कि भाई आज मैं यहाँ पे हूँ तो शायद कुछ और बड़ा काम करने के लिए हूँ यहाँ। ऊपर वाले ने दिया है। हाँ, मेरे को वक्त दिया है कि चिता और कुछ करके आ। एक उन लोगों के लिए ज़रूर बात करना चाहूँगा जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा। हमारे जो युवा है ना सर, उन्हें आर्मी में जाने का जोश है, जज्बा है, जुनून है। उन्हें मौका नहीं मिल रहा, वो रशिया भाग रहे हैं, इजराइल भाग रहे हैं, किराए पे जा रहे हैं, लेकिन लड़ना है। उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए, और अगर कभी चेतन कुमार चीता को मौका मिला तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? यार, ये आपका जो प्रश्न है इसका मैं सही उत्तर दे पाता तो शायद मैं आज देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी जो बोला, एक तो हम हमने युवाओं को, अपनी जो युवा है, शक्ति है, उसको हम एजुकेट कर रहे हैं। तो जो युवा शक्ति है वो उसको हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन देने के बाद में क्या है, क्या उनको नौकरियां मिल रही है, क्या वो सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, क्या वो बिज़नेस चालू कर पा रहे हैं? तो ये सारी के सारे एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, वो क्रिएट करना पड़ेगा माहौल के अंदर। वो जब कुछ आएगा, क्या हम इतने एजुकेटेड हैं कि वो सब काम कर सकें? तो वो आएगा, वो आ रहा है। भले वो प्रोसेस स्लो है, बट इट इज़ हैपनिंग, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इट इज़, यस, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस मुद्दा ये है कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। शीशे में, आईने में जब अपनी तस्वीर देखते हैं, कभी कहते हैं चेतन कुमार चीता, आई लव योर ब्रेवरी। यस, इतना सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को जिस काम के लिए मैं इस फोर्स के अंदर आया था, मैंने शायद अपने आप से जस्टिफाई किया है, अपने जॉब से जस्टिफाई किया है, और मैं उसी राह में चल रहा हूँ। और आने वाले टाइम में शायद आप और कहानियाँ सुनने को मिलेगी आपको। सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप 100 साल की उम्र में हमें किस्से बताने के लिए इस धरती पर रहें। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं, जो दिल से करते हैं, जिसमें दिल से बातें होती हैं। लेकिन वाकई आईना भी झूठ बोलता है, ये चेतन कुमार चीता की कहानी हमें बताती है। मुझे सौभाग्य मिला है, मेरे कैमरामैन को सौभाग्य मिला है कि हम उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और ये स्क्रीन शेयर का टाइम बढ़ता रहे। हमारी नई पीढ़ी ऐसे बलिदान को जाने, और जानने के बाद देश के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो। यही एक छोटी सी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, और यही हमारी मनोकामना है। मुझे एक काम तो पहले ही चैलेंज दे दिया था, इसलिए पहली बार मैं नर्वस हुआ इंटरव्यू लेते हुए। मुझे चेतन कुमार चीता ने मेरी बिरादरी के बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोशिश ये की है कि हम आपको इस इंटरव्यू के जरिए उन जाबाज सैनिकों की जिजीविषा, जोश और जुनून से रूबरू करा सके, जिसके बल पर भारत आज दुश्मनों को ना केवल चेतावनी दे रहा है और बता भी रहा है कि हम शांति दूत जरूर हैं, लेकिन हमारे हाथ में भाला भी है। अपने सहयोगी संजय और संजय जूनियर के साथ के इस विशेष साक्षात्कार में।